नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज किसी मर्डर मिस्ट्री के साथ तो नहीं, लेकिन क्राइम की एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूं जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा और हैरानी भी होगी। अच्छा लगेगा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें किसी के जान की हानि नहीं हुई है, किसी की मौत नहीं हुई है। बाकी क्राइम चीज़ ऐसी है जिसमें नेगेटिविटी तो होती है। अच्छा लगने वाली जो बात है वो इस लिहाज से है कि इस मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ा दिलचस्प है और इन्वेस्टिगेशन में जो बातें निकलकर सामने आई है वो भी बहुत हैरान करने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अगर लूट की कोई घटना ऐसी हो जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए लूट लिए जाएं और उसकी शिकायत बाकायदा पुलिस में दर्ज करवाई जाए और जब पुलिस उस घटना का खुलासा करे तो ये पता चले कि अब तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से 8 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम बरामद हो चुकी है, तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है। ऐसा हमारे देश में हो सकता है, देश की राजधानी दिल्ली में हो सकता है। लूट की एक ऐसी ही कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं और इससे रिलेटेड कुछ तस्वीरें, कुछ फुटेज भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से पूरी बात बताता हूं और आपको यह भी बताता हूं कि जिस घटना में सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए लूटे गए, उस घटना में 8-8.5 लाख रुपए बरामद कैसे हो गए, इसके पीछे का रहस्य क्या है ये भी आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। घटना 24 जून की है और जगह है राजधानी दिल्ली। दोपहर तकरीबन 3 बजे का वक्त है और एग्जैक्ट लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में प्रगति मैदान के नीचे से सबवे है, रास्ता है जिसे हम प्रगति मैदान टनल के नाम से भी जानते हैं, अभी हाल ही में बना है। उस प्रगति मैदान टनल के पास ये घटना होती है। होता यह है कि एक कैब में कुछ लोग कैश कैरी कर रहे होते हैं, बैग में लेकर कैश जा रहे होते हैं और इसी बीच 2 बाइक पर सवार 4 लुटेरे पीछे से फॉलो करते हुए आते हैं और आड़े तिरछे अपनी बाइक उस कैब के आजू बाजू लगा देते हैं। कैब वाले को गाड़ी बीच सड़क पर रोकनी पड़ती है। इसके बाद उन बाइक पर सवार 4 में से 2 लुटेरे नीचे उतरते हैं जिनके हाथ में गन होती है। वो गन कैब में बैठे लोगों के ऊपर पॉइंट करते हैं कि आपके पास जो कुछ है हमें दीजिए वरना गोली मार देंगे। तो ऐसी हालत में तो कोई भी रुपए पैसे दे देगा। तो जिनके पास वो बैग था वो डर के मारे वो बैग जो लुटेरे होते हैं, रॉबर्स होते हैं, उसके हवाले कर देते हैं और फिर वो रॉबर्स फिर से बाइक में वो बैग लेकर बैठते हैं और फरार हो जाते हैं। आमतौर पर इस तरह की घटना होने के बाद जो पीड़ित होता है वो फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करता है। पहले 100 नंबर पर कॉल होता था और आजकल 112 नंबर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में जो विक्टिम है वो पुलिस को वहीं से खड़े खड़े कोई कॉल नहीं करता, यानी कोई पीसीआर कॉल नहीं की जाती है, बल्कि ये जो पीड़ित होते हैं, कार में 2 लोग बैठे हुए होते हैं ड्राइवर के अलावा, ये दोनों लोग उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस से यानी मौका वारदात से जाते हैं तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन। वो पता करते हैं कि जिस जगह पर यह घटना हुई है वो कौन से थाने की हद में आता है। तो पता चलता है कि तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन का मामला है, तो तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में वो दोनों लोग पहुंचते हैं। खास बात यह है कि जिस जगह पर यह घटना हुई है उस जगह से 3-4 रास्ते आगे निकलते हैं और ये तीनों रास्ते, एक दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ एक सड़क जाती है, दूसरा रास्ता जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ और तीसरा रास्ता इस देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और इसके अलावा जिस जगह पर यह घटना हुई है ठीक उसके ऊपर में प्रगति मैदान है जहाँ पर G20 समिट जो है अब से कुछ दिनों के बाद होने वाला है। तो उस लिहाज से भी देखें तो ये जगह अपने आप में काफ़ी हाई प्रोफाइल, हाई सिक्योरिटी एरिया है। और एक और अहम बात यह है कि ये पूरी की पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये मामला अपने आप में बहुत हाई प्रोफाइल और बहुत सेंसिटिव है। ऐसे में जब ये 2 लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस भी जो है वो हैरान होती है कि इन्होंने कोई पीसीआर कॉल नहीं किया और सीधे थाने चले आए। ये 2 लोग बताते हैं कि उनसे तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपयों की लूट हुई है। मामला आप समझ ही रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सेंसिटिव है और मीडिया की सुर्खियों में आ चुका है। इसलिए आ चुका है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और इस तरह की फुटेज जो है वो लोग देखना बहुत पसंद करते हैं और लोग बहुत हैरान भी होते हैं। तो टीवी के पर्दे पर भी ये खबर लगातार छाई रहती है। अब पुलिस इस मामले की जांच के लिए एक साथ कई टीमें बनाती हैं। जो टीमें उस मौका वारदात से लेकर जहां से ये लोग कैश लेकर चले थे उस जगह तक का जो पूरा ट्रेल है उस टैक्सी का, उस पूरे रूट को वो लोग स्कैन करते हैं। साथ ही लूटपाट के बाद जिन प्रोबेबल डायरेक्शन में ये लुटेरे गए होंगे उन रास्तों के भी सीसीटीवी फुटेज ये पुलिस वाले जो है वो स्कैनिंग करते हैं, उससे देखते हैं। और देखने की
कोशिश इसलिए करते हैं, मतलब इरादा ये होता है कि सीसीटीवी फुटेज में पता चले कि ये जो बाइकर्स हैं, जो रॉबर्स हैं, वो किन किन रास्तों से होते हुए इस कैब का पीछा कर रहे थे और लूटपाट के बाद वो किस तरफ भागे। साथ ही पुलिस को ये भी पता चलेगा कि बाइक का नंबर क्या था, बाइक का मेक क्या था, जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे, हुलिया क्या था। ये सारी चीज़ें पुलिस पता करने की कोशिश करती है और इसी क्रम में सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस उसकी जांच करती है। ये एक्सरसाइज तो चलिए अपनी जगह पर है, पुलिस ये एक्सरसाइज कर रही होती है। तब तक पुलिस को एक और जानकारी मिलती है। पुलिस को ये पता चलता है कि ये जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया उसमें सफ़ेद रंग की एक अपाचे मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है जिसे पुलिस ध्यान में रखती है और आगे भी तफ्तीश इसी लिहाज से करने की प्लानिंग करती है। इसी बीच ये पता चलता है कि इस घटना से एक रोज़ पहले दिल्ली के नॉर्थ इलाके में, नॉर्थ दिल्ली इलाके में एक जगह है, लोकेलिटी है बुराड़ी। वहाँ एक किराए के मकान में कुछ लड़के पार्टी कर रहे होते हैं और उस पार्टी में एक गोली चलती है और ये जो गोली चलती है वो गोली उसी पार्टी में शामिल एक लड़के को लग जाती है। अब गोली चलने का मामला आप समझ रहे हैं कि ये एक क्रिमिनल केस है, लेकिन ये जो पार्टी करने वाले लड़के हैं जाहिर है उनके भी फंसने का डर है, लेकिन उनके अपने ही किसी पार्टनर को गोली लगी है तो वो अपने उस पार्टनर को लेकर, ये जो 24 तारीख की घटना है इससे ठीक एक रोज़ पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 23 जून की बात है, ये दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ पर उस लड़के को डॉक्टरों के हवाले करके वहाँ से फ़ौरन फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। उस मामले की कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है वो जीटीबी हॉस्पिटल में भी पुलिस के हाथ लगती है और पुलिस उस मामले को भी अलग से इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, क्योंकि वो फायरिंग और गोली लगने का मामला है तो वो अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस है जिसकी जांच करना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो एक तरह से देखा जाए तो दो मामले चल रहे होते हैं, लूट के इस मामले की अलग जांच चल रही होती है और जीटीबी हॉस्पिटल में फायर आर्म से इंजर्ड एक आदमी के इलाज की अलग जांच चल रही होती है। लेकिन इन दोनों जांच के मामलों में जो एक बात बड़ी कॉमन है वो ये है कि लूट में भी एक वाइट कलर का अपाचे मोटर बाइक यूज हुआ है और जो लोग गोली लगने से जख्मी एक लड़के को लेकर जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचे थे उन्होंने भी एक वाइट कलर के अपाचे बाइक का इस्तेमाल किया था। तो ये जो कोइंसिडेंस था और ये जो एक फैक्टर था इसको पुलिस एक्सप्लोर करती है और फिर पुलिस को पता चलता है कि ये दोनों अपाचे बाइक बेसिकली एक ही है, यानी जिन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है उन्होंने ही एक रोज़ पहले पार्टी करते हुए बुराड़ी के अपने रेंटेड हाउस में फायरिंग कर दी थी और जिसमें एक लड़का जख्मी हो गया था। तो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जाहिर है तभी उनके पास गन है, गोली है, फायरिंग हो रही है, लूट हो रही है। तो तकरीबन पुलिस को यह पता चल जाता है कि इस लूटकांड के पीछे अब कौन से लोग हो सकते हैं। फिर पुलिस उनके बुराड़ी वाला वो जो हाइड आउट है जहां पर यह घटना हुई थी वहां पर छापेमारी करती है। वो वाइट अपाचे बाइक तो खैर पुलिस बरामद करती ही है, इसके साथ साथ पुलिस इस लूट के मामले का खुलासा कर देती है और सबसे पहले जिस आदमी को पुलिस गिरफ्तार करती है वो इस केस का मास्टरमाइंड ही निकलता है। उसका नाम है उस्मान। उस्मान से जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि इस घटना में वो और उसके कई सारे दोस्त शामिल हैं, बल्कि इस पूरे लूटकांड को अंजाम देने में एक नहीं तीन क्रिमिनल गैंग्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। उस्मान बेसिकली एक डिलीवरी एजेंट का काम करता है और चांदनी चौक के इलाके में पहले वो एक्टिवली काम करता था, अब तो नहीं करता है काम, लेकिन उसको ये पता है कि चांदनी चौक के इलाके में जो अलग अलग फर्म्स हैं वहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन बहुत होता है और हकीकत यही है कि बहुत ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन जहाँ पर भी होगा वहाँ हवाला ट्रांजैक्शन का मामला इन्वॉल्व होता है। तो इसके बारे में उस्मान को जानकारी थी। इसी बीच उस्मान पर बहुत ज़्यादा कर्ज था, उसकी कुछ बुरी आदतें थी, आईपीएल में उसने सट्टेबाजी की, सट्टे में लाखों रुपए गंवा लिए और इसके बाद उसको लगा कि अगर हम इस तरह के कुछ हवाला एजेंट्स को या डिलीवरी एजेंट को टारगेट करते हैं तो हमें बहुत मोटी रकम इन लोगों के पास से मिल सकती है। तो ये लूट जो है वो ब्रेन चाइल्ड या जिसके दिमाग की उपज हम कहें वो उस्मान के दिमाग की उपज होती है। उस्मान इस मामले को अपने एक दूसरे फ्रेंड इरफान से शेयर करता है और इरफान बाकी और जो क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल गैंग के लोग हैं, उनको इस प्लानिंग के बारे में बताता है। इरफान और उस्मान ये डिसाइड करते हैं कि वो इस मामले में सिर्फ रेकी करेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैश किसके पास है और वो कौन सी गाड़ी है जिसमें कैश लेकर लोग जा रहे हैं। बाकी इस लूट में वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे, बाकी लूट को एग्जीक्यूट कोई और करेगा। ये प्लानिंग थी और इसी प्लानिंग के तहत उस्मान और इरफान
लगातार 3 दिनों तक चांदनी चौक के इलाके में अलग अलग लोगों की रेकी करते हैं और ये देखते रहते हैं कि कौन कैश से भरा हुआ भारी बैग लेकर जा रहा है। उस्मान को एक आइडिया तो था ही, क्योंकि वो उसी इलाके में पहले डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर चुका था। तो इसीलिए उसी आइडिया के आधार पर उस्मान 24 जून को 2 ऐसे लोगों को नोटिस करता है जो कैश लेकर बड़े से काले बैग में जा रहे होते हैं, और फिर उनके बारे में बाकी रॉबर्स को उस्मान जानकारी देता है। इसके बाद रॉबर्स जो है वो बीच रास्ते से, चांदनी चौक से ये लोग कैश लेकर जा रहे थे गुरुग्राम की तरफ, तो वो रॉबर्स जो है 2 बाइक्स पर बीच रास्ते में इसके पीछे पड़ जाते हैं। उसमें एक बाइक वो वाइट कलर की अपाचे भी है जिसको पहले उस्मान चला रहा था, लेकिन उस्मान इस बार लूट में शामिल नहीं था, एक्टिवली शामिल नहीं था। कॉन्स्पिरेसी में तो था, मास्टरमाइंड भी वो था, लेकिन लूट को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। तो खैर 2 बाइक्स पर फिर वो लुटेरे आते हैं, और लुटेरे आकर फाइनली कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद प्रगति मैदान के पास, उसी टनल के पास लूट करके वो कैश वाला बैग लेकर फरार हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, उस अपाचे बाइक के ज़रिए पुलिस इस मामले का खुलासा करती है, और खुलासा करने के बाद उस्मान इरफान के अलावा अब तक जो तफ्तीश है उसके मुताबिक तकरीबन 7 लोगों को गिरफ्तार करती है, जबकि कैमरे पर सिर्फ 4 ही लोग दिख रहे थे। 7 लोगों को गिरफ्तार करती है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 3 से 4 लोग और हो सकते हैं। तो खैर गिरफ्तारियां तो लगातार हो रही हैं, और साथ ही पुलिस इनके पास से जो कैश रिकवर करती है वो तकरीबन 8.5 लाख रुपए है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 8.5 लाख रुपए या फिर इससे भी ज़्यादा बड़ी रकम की लूट हुई, तो जो विक्टिम्स हैं उन्होंने सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए क्यों लिखवाए? तो इसके कुछ प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं। प्रोबेबल मतलब संभावित जवाब। वो इसलिए कि पक्के तौर पर तो कोई और एजेंसी इस मामले की जांच करे, तभी जाकर शायद इस मामले का खुलासा हो पाए। एक तो ये कि शायद ये काला पैसा हो, ब्लैक मनी, और हवाला के जरिए इस पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाया जा रहा हो। तो जाहिर है जब अनअकाउंटेड मनी होगी तो उसको लेकर जो कैश होल्डर रहेगा वो भी उसको डिस्क्लोज करने में डरेगा, क्योंकि फिर उसे पता होगा कि अगर हम ये बताएं कि हम इतना कैश एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे थे जिसका कोई टैक्स चुकाया नहीं गया है, तो फिर इनकम टैक्स से लेकर ईडी और तमाम दूसरी एजेंसियां उनके पीछे पड़ेंगी। तो इसीलिए ये जो विक्टिम्स थे वो खुद भी ये नहीं चाहते होंगे कि वो उस बैग में रखी गई एग्जैक्ट रकम के बारे में पुलिस को या बताएं या पब्लिक डोमेन में वो चीज़ आए। एक तो फैक्टर ये है। दूसरा, खुद दिल्ली पुलिस भी शायद ये नहीं चाहती थी कि उस एग्जैक्ट रकम के बारे में एफआईआर में कहीं शुरुआती जांच में इस चीज़ को मेंशन किया जाए, क्योंकि रकम जब छोटी होगी तो लूट का मामला भी छोटा होगा और लोगों को लगेगा कि ओ ये तो 1.5-2 लाख का मामला है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि नहीं ये 50 लाख या 1 करोड़ की लूट हुई है, तो फिर जाहिर सी बात है हर आदमी की निगाहें टेढ़ी हो जाती हैं। फिर इसके अलावा हो सकता है, मैं पक्का तो नहीं कह रहा हूं और नहीं किसी पर मैं कोई सवालिया निशान लगा रहा हूं, लेकिन ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो हो सकता है कि शायद इसमें कुछ पुलिस वालों का भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो, जो उस अमाउंट को किसी और रीज़न से भी कम दिखाना चाहते हो। बाकी आप समझदार हैं। तो अब 8.5 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं, और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि लूट की ये घटना जो है तकरीबन 50 लाख के आसपास की है। यानी जो बैग लूटा गया था उस बैग में सिर्फ 1.5-2 लाख नहीं बल्कि 50 लाख रुपए थे। ऐसे में ये सवाल है कि बाकी के रुपए कहाँ गए, बाकी की रकम कहाँ गई? ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मामले में चूंकि पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर ही रही है, लेकिन यहाँ जो विक्टिम लोग हैं उन्होंने तो झूठ बोला ही है, लेकिन साथ ही पुलिस ने जिस तरह से इस मामले की जांच की और शुरुआती लूट जो है वो 1.5-2 लाख की बताई गई और बाद में 8.5 लाख रुपए रिकवर हो गए, तो इससे भी जो है एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जाहिर है इस सवाल के पीछे की सच्चाई तभी सामने आ सकती है जब इस मामले की जांच कोई और एजेंसी कर ले, जो ये इंश्योर करे कि वाकई उस बैग में कितने रुपए थे और विक्टिम्स ने कितना झूठ बोला और इस मामले के इन्वेस्टिगेशन कर रहे लोगों ने अब तक कौन सी बात छिपाई। तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों की पड़ताल होने अभी बाकी है, और ये सच्चाई कब बाहर आएगी भी या नहीं, पक्के तौर पर ये फिलहाल कोई नहीं जानता। लेकिन लूट के इस मामले की जिस तरह से पुलिस ने तफ्तीश की और अलग अलग सीसीटीवी फुटेज को देखकर अपाचे मोटर बाइक का कोइंसिडेंस को मिलाकर जिस तरह से पुलिस ने इस गैंग को पकड़ा, उसके लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी अच्छी बात तब होती जब दिल्ली में लुटेरे और बदमाश इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की हिम्मत ही न जुटा पाते।
तो देखा जाए तो ये घटना क्राइम का कोई इकलौता मामला नहीं बल्कि सीधे सीधे दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वाली एक घटना के तौर पर लिया जा सकता है, देखा जा सकता है। और ऐसी घटना से वाकई दिल्ली पुलिस की मिट्टी पलीद होती है, दिल्ली पुलिस की छीछालीदर होती है। तो आज की कहानी यहीं तक। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोई कत्ल का मामला तो नहीं था, मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, लेकिन लूट का एक ऐसा मामला था जिसमें रकम कुछ और लिखवाई गई, बरामद कुछ और हुआ और इसके आगे की कहानी कुछ और है, इस तरह के संकेत मिलते हैं। इस कहानी पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और क्या मर्डर मिस्ट्री के अलावा इस तरह की कहानियाँ अगर मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए लाता रहूँ तो वो आप लोगों को जचे, आप लोग उसको देखना या सुनना पसंद करेंगे या नहीं, इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आइए कुछ दर्शकों के नाम लेता हूं जिन्होंने कमेंट किया है मेरी प्रीवियस स्टोरी में। प्रीवियस स्टोरी मेरी थी एक ऐसी लाश के मामले में पुलिस के कातिलों तक पहुंचने की जो लाश तकरीबन 90% जल चुकी थी और सिर्फ एक कॉन्डोम के पैकेट से पुलिस ने उस मामले को क्रैक किया था। तो कैसे पुलिस ने उस मामले को सुलझाया था, अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो क्राइम तक के ही प्लेलिस्ट में जाकर आप सुप्रतिम से सुनिए में जो वीडियोस पड़े हुए हैं, वीडियोस डले हुए हैं, उसमें जाकर आप वो कहानी या स्टोरी देख सकते हैं। शंकर लाल बिश्नोई जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मामोनी बोरगोहा रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत धन्यवाद आपका। नेमी चंद राठौर जी ने भी कमेंट किया है। इन्हें तो जाहिर है आप पत्रकार हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, हमारे बहुत अच्छे संबंध है। राठौर साहब, आपको मेरा नमस्कार पहुंचे और ये मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर से हैं। रिची रिचर्डसन हमारे दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट दिया है। बेसिकली थोड़ी सी इन्होंने हैरानी भी जताई है कि बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के मैं इस तरह की पूरी कहानियाँ कैसे बताता हूँ, क्या याद करके आता हूँ। एक सवाल इनका है, तो मैं ये जवाब देना चाहूँगा। बेसिकली सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, सामने एक अदद कैमरा लगा हुआ होता है और ये सारी चीज़ें, चूँकि वो स्टोरी मैं या तो उसे काफ़ी गहराई से मैं पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ और कुछ पॉइंटर्स मैं लिख भी लेता हूँ, ये नोट्स बनाकर मैं लाता हूँ, तो इसलिए मुझे वो चीज़ें याद रहती हैं। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। देवराज शर्मा जी सिलीगुड़ी से हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं। उनकी आईडी में उनका नाम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो भी मेरी स्टोरी सुनते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छी लगती है मेरी कहानियाँ। बी और ओन वर्जन ने भी कमेंट किया है। रेखा भट्ट जी रेगुलर कमेंट करती हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। विश्वजीत जी महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने कमेंट किया है। अंजलि थापा जी, झूमर चक्रवर्ती जी, इंदु ज्योति हजारिका जी, विजेंद्र सिंह जी, विजेंद्र सिंह चौधरी जी और जय हिंद जय भारत एक हमारे दर्शक ने लिखा, लेकिन उनकी आईडी में उनका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लाल पटनवार इन्होंने लिखा है, मैं एग्जैक्ट नाम पता नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि वो आईडी में ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लगी, उन्होंने ऐसा लिखा है। प्रदीप भाम्बू जी रेगुलर कमेंट करते हैं। सलीम सैयद, मोहम्मद अफजल हुसैन ने भी कमेंट किया है। शम्स इब्राहिम साहब का कमेंट है। शुभम भारद्वाज जी हैं, खाने दिल के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। डिटेक्टिव्स स्टोरीज़ के नाम से हमारे दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया। परूप श्रेष्ठा जी, करण कुमार, धनंजय जी ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका धनंजय जी। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब का कमेंट है। साजिद बिजनौर से कमेंट करते हैं। सुमित दास का भी कमेंट आया है और मरियम मोहम्मद जी ने कमेंट किया है। राजू सिंह जी का कमेंट है। सुप्रिया पाटिल, आशीष अवस्थी जी का भी कमेंट है और फौजिया खान का भी कमेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों का कमेंट और नाम जाहिर है एक दिन में तो पढ़ना संभव नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिए, इस तरह से अपनी बातें रखते रहिए, मेरी भी हौसला अफजाई होती रहेगी और मैं इसी तरह आप लोगों से बातचीत करता और कहानियाँ सुनाता रहूँगा। तो फिलहाल मुझे और हमारे सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मैं जल्द हाजिर होऊंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।